वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया में देखेंगे हम लोग कौन कौन सोशल रिफॉर्मर्स थे। ये दोनों इंडिया का जो सोच है, जो हम लोग सोच रहे थे कि सोशल इवेंट्स जो हमारे कंट्री में आ गए थे, हमारे सोसाइटी में आ गए थे, जिसे हम मानने लगे थे कि हमारे जो एंसेस्टर है वो भी इसे मानते थे, इसलिए ये सही है। वो सब सोशल रिफॉर्म किसने किया और कैसे हुआ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राममोहन रॉय के बारे में। राजा राममोहन रॉय के बारे में बताया गया तो वो थे 1774 से 1833 तक। उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ये नाम उनको दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू उनको कहते थे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1815 में बात किया जाए तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था आत्मीय सभा, और फिर 1860 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया विधान सोसाइटी। उनका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो फिर उन्होंने बनाया था ब्राह्मण सभा, जिससे बाद में बनाया गया ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की अगर बात किया जाए तो फिर ब्राह्मण समाज ऐसा एक सोसाइटी था जिसने जो सोसाइटी के इवल्स है और सोसाइटी के नियम है उन्हें मानने से बनाया गया था। और ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए बना था कि सोसाइटी के जो हाई लोग थे, मतलब सोसाइटी में जिन्हें सबसे ज़्यादा माना जाता था, जिनमें से टेगोर फैमिली था, वो इनमें कंट्रीब्यूशन था। अगर टेगोर फैमिली की बात करें तो हम लोग में से ज़्यादातर रविंद्रनाथ टेगोर को जानते हैं, पर टेगोर फैमिली जो बंगाल में था वो रविंद्रनाथ टेगोर से काफ़ी पहले से इन्फ्लुएंशियल फैमिली था। उनमें से सबसे पहले इन्फ्लुएंस की बात किया जाए तो फिर आप देखेंगे उनमें थे देवेंद्रनाथ टेगोर जो कि उनके पिताजी थे, और द्वारकानाथ टेगोर जो कि उनके दादाजी थे। ये दोनों आपके ब्राह्मण समाज सोसाइटी के खाली मेंबर ही नहीं थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर थे। राजा राममोहन रॉय जब चल बसे तब उनके बाद बने थे द्वारकानाथ टेगोर, और द्वारकानाथ टेगोर के बाद हेड बने थे ब्राह्मण समाज के देवेंद्रनाथ टेगोर। तो सोसाइटी के जो काफ़ी हाई क्लास होते ब्राह्मण्स होते थे वो इस चीज़ को मानते थे, और इसलिए ब्राह्मण समाज इतना इफेक्टिव बन पाया था। इसके बाद उन्होंने सती को अबॉलिश किया था। अब सती की बात किया जाए तो फिर सबसे पहले ये 1920 में सती अबॉलिश हुआ था। ये 1929 में सबसे पहले बंगाल में सती अबॉलिश हुआ था, और बाद में जाके पूरे 1930 में पूरे इंडिया में जाके ये सिस्टम अबॉलिश हो गया था। सती की अगर बात की जाए तो सती आप लोगों को पता ही है, सती सिस्टम में जो महिला होती थी उनको जला दिया जाता था अपने पति के मरने के बाद। तो ये समझते ये क्यों हो रहा था। सती में जो महिला को जलाया जाता था उसका मेनली दो कारण होता था। पहला तो ये कि उस महिला का जब पति मर जाता था तब उस महिला के खर्चे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फैमिली संभालना नहीं चाहती थी, और इसलिए उनको जलाया दिया जाता था। और दूसरा कारण ये होता था कि जब पति मर जाता था तो पति की प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा ताकि वाइफ को ना मिले, जो वाइफ को देती उनको ना मिले, इसलिए वाइफ को वहाँ पर जला दिया जाता था। तो इस फालतू जो नियम है इसको एक मतलब ट्रेडिशन बना दिया गया था कि पहले के हज़ारों साल से किया जाता, तो ये काम भी सही है। और इसको पहले सबसे पहले हटाया था आपके राजा राममोहन रॉय ने। इसके लिए उनको सोसाइटी से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था और उनको सोसाइटी के काफ़ी अगेंस्ट जाना पड़ा था, और उन्होंने अपनी बात मानी और अपने आप को सही दिखाया बाद में। इसलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि उन्होंने ये बंगाल सती रेगुलेशन हटाया था और ब्राह्मण समाज बनाया था। अब आपको पता ही है एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बात को करने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जिनमें एजुकेशन नहीं होता वही सबसे पहले अंधविश्वास या फिर गलत काम करते रहते हैं, और गलत काम जो वो करते हैं ज़्यादातर वो धर्म के नाम पे या फिर ट्रेडिशन के नाम पे करते रहते हैं। तो फिर राजा राममोहन रॉय सबसे पहले समझ में आया तो उनको कि अगर आपको ट्रेडिशन ये सब सोशल इवल्स हटाने हैं तो फिर आपको पूरे रूट से काम करना होगा। और अगर रूट से काम करने के लिए बात किया जाए तो फिर सबसे पहले एडुकेशन देना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा कि वो जो ट्रेडिशन मानते हैं वो सब गलत है और उस सब को हटाना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने बनाया था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज बनाया था उन्होंने 1817 में विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश डेविड हेयर।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सारे ब्रिटिशर्स खराब नहीं थे, जबकि ज़्यादातर ब्रिटिशर्स खराब थे। कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया और रिफॉर्म मूवमेंट में भी काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम। वैसे ही एक थे आपके डेविड है, जिन्होंने राजा राममोहन रॉय जी की हेल्प की और इस्टेब्लिश किया अपने हिंदू कॉलेज 1817 में। फिर बाद में जाके आपने पहले ही देखा उन्होंने वेदांत सोसाइटी भी बनाया था, तो वेदांत कॉलेज 1825 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। किताब की बात की जाए तो पर्शियन बुक लिखा था उन्होंने तुहुफुल मोहम्मदीन, और 1820 में लिखा था उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस। उस टाइम पे राजा राममोहन रॉय के अगेंस्ट ये बोला जाता था, राजा राममोहन रॉय जो है वो सिर्फ हिंदूज के बारे में सोशल लेवल्स देखते हैं ताकि ब्रिटिशर्स को वो इम्प्रेस कर पाए। पर ये बुक लिख के, प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस लिख के, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो किसी पर्टिकुलर जाति की तरफ नहीं देखते। प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस में उन्होंने ये भी लिखा था कि क्रिश्चियन में जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं वो सब क्या क्या गलत धर्म मान रहे हैं और क्या क्या गलत चीज़ें कर रहे हैं जीसस के नाम पे। ये सब चीज़ भी उन्होंने हाईलाइट किया था, और ये ईयर था 1820। न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो पहले के दिन में हम देखेंगे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे या फिर जो भी लीडर्स थे वो सभी न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात बोलते थे। तो फिर राजा राममोहन रॉय ने भी सेम काम किया और 1821 में उन्होंने पब्लिश किया बंगाली न्यूज़पेपर, इसका नाम था संवद कुमुदी। उन्होंने इंडिया का पहला पर्शियन न्यूज़पेपर लिखा था और उसका नाम दिया था विराट-उल अकबर। अकबर नाम उन्होंने उस टाइम के जो मुगल एम्पायर थे उनके नाम पे दिया था, इसलिए इसका नाम दिया था विराट-उल अकबर। उस टाइम के अगर बोला जाए मुगल एम्पायर तो फिर उस टाइम के मुगल एम्पायर थे अकबर टू, और वहीं से नाम पड़ा था विराट-उल अकबर। तो पहले 1829 में न्यूज़पेपर संवाद कुमुदी और फिर 1822 में न्यूज़पेपर लाया था उन्होंने विराट-उल अकबर। अब उनके आखिर की बात किया जाए तो फिर जो अकबर टू थे उनको ठीक तरह से पेंशन नहीं मिल रहा था। जो पेंशन था उनका वो ब्रिटिश उनको दे नहीं रही थी, और इसके लिए उन्होंने बोला था राजा राममोहन रॉय को कि आप जाइए ब्रिटिश में और ब्रिटिशर्स को ये बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ठीक से पेंशन नहीं दे रही है। इसके लिए जब उनको ब्रिटेन भेजा गया था तब उनको राजा टाइटल मिला था अकबर टू से, और वहीं से वो का नाम हो गया राजा राममोहन रॉय। पहले उनका नाम सिर्फ ऑब्वियसली राममोहन रॉय था, पर ये टाइटल मिलने के बाद उनके नाम के आगे राजा लग गया। फिर वो गए थे ब्रिटेन बाय सी। ये ब्रिटेन बाय सी जाने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि तब लोग ज़्यादातर मानते थे, और आपने 1857 के डिफॉल्ट में भी देखा है, जो डिफॉल्ट हुआ था उसका एक मेन कारण था कि जो आर्मी है वो काफ़ी गुस्सा थी ब्रिटिशर्स से। इसका एक कारण होता था कि ब्रिटिशर्स अपने लड़ाई के लिए इंडियंस को भेजते थे बाहर के कंट्रीज़ में, और बाहर के कंट्रीज़ में भेजने के लिए पहले एक ही रास्ता हुआ करता था, सी के थ्रू। तो सी के थ्रू उनको भेजा जाता था। जो इंडियन आर्मी पर्सनल होते हैं, इंडियन ये सोचते थे कि आप जैसे ही सी में जाते आपका धर्म खत्म हो जाता और आप नीच जाति के हो जाते हैं। इसलिए राजा राममोहन रॉय ने ये सोच खत्म करने के लिए ब्रिटेन गए थे सी से, और फिर वहीं जाके 1833 में ब्रिस्टल में वो मारे जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन अगर देखें तो हाँ, इसमें देखेंगे केशव चंद्र सेन भी आपके ब्राह्मण समाज से कनेक्टेड थे। केशव चंद्र सेन जैसा कि आपने देखा पहले थे आपके राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय के बाद आए आपके द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के बाद आए उनके बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर बने थे हेड। देवेंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे आए थे केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन को वो आचार्य नाम से बुलाते थे। पर दोनों के एक साथ होने के कुछ साल बाद 1865 में उनके बीच में डिफरेंस आया और वो दोनों अलग अलग हो गए। अब एक बार ये समझते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्यों आया था। अगर बात किया जाए कि केशव चंद्र सेन और ये टैगोर फैमिली, तो दोनों की सोच अलग अलग थी ये ब्राह्मण समाज को लेकर। जहाँ पर केशव चंद्र सेन सोचते थे कि इंग्लिश एडुकेशन या फिर जो ब्रिटिश एडुकेशन है वो सब आना चाहिए, ब्रिटिश एडुकेशन और ब्रिटिश ट्रेडिशन ये सब आना चाहिए आपके ब्राह्मण समाज में। देवेंद्रनाथ टैगोर वहीं पे सोचते थे कि सिर्फ हिंदुओं की जो सोच है
ऐसे रीति रिवाज तो कोई भी नहीं मानता था आपके ब्राह्मण समाज में, और हिंदू के जो ट्रेडिशन है ये सब मानना चाहिए, और इसमें कोई भी इंग्लिश एडुकेशन या फिर इंग्लिश ट्रेडिशन नहीं आना चाहिए। इसलिए केशव चंद्र सेन और टैगोर की ये अलग अलग सोच के लिए ब्राह्मण समाज दो हिस्से में डिवाइड हो गया। अगर बात किया जाए तो फिर आदि ब्राह्मण समाज हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर के, और भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज हो गया केशव चंद्र सेन का। नाम से ही आप समझ सकते हैं, आदि ब्राह्मण समाज मतलब पुराना ब्राह्मण समाज, और भारतवर्षीय मतलब ऑल इंडिया या फिर पूरा भारत का ब्राह्मण समाज। आदि ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण समाज पहले बना था वो सोच रखने वाला, भारतवर्षीय मतलब ऑल इंडिया के हिसाब से जो ब्राह्मण समाज मॉडिफाइड हुआ है उसके हेड बने थे केशव चंद्र सेन। आदि के बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद पास हुआ था द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872। इसमें आपका केशव चंद्र सेन का एक बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ऐसा लॉ पास करवाया था ब्रिटिशर्स के हेल्प के साथ, इंडियंस और क्रिश्चियंस के जो मैरिज है वो लीगलाइज हो सके। इसे कहा जाता है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। जो क्रिश्चियंस इंडिया में मैरी करते थे या फिर जो इंडियन क्रिश्चियंस के जो मैरिज होते थे उनको लीगलाइज करने के लिए बना था ये इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट। और 1878 में उन्होंने बिहार के राजा के साथ अपनी बेटी की शादी दे दी, वो भी सिर्फ 12 साल की उम्र में। ब्राह्मण समाज का अगर जो ट्रेडिशन देखें, ब्राह्मण समाज मैंने पहले ही बताया था जो बुरे जो ट्रेडिशंस होते थे उनको नहीं मानते थे, जैसे सती वो नहीं मानते थे, फिर चाइल्ड मैरिज वो नहीं मानते थे, वो अपने साथ विडो डी मैरिज करते थे। ये जितने भी सोसाइटी की चीज़ें हैं वो सब ये मानने से मना कर देते थे। तो चाइल्ड मैरिज की बात अगर की जाए तो फिर ये ब्राह्मण समाज की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी की शादी दे दी यहाँ पर बिहार के एक राजा के साथ। तो ये चीज़ ब्राह्मण समाज के भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के जो दूसरे मेंबर्स थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और आस्ते आस्ते हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज था जिसमें केशव चंद्र सेन हेड थे आस्ते आस्ते टूट जाता है। फिर हम देखेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती की बात करें, उनका जो असली नाम था वो था मूला शंकर। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था साल 1824 में। उनके गुरुदेव थे पुरानंद स्वामी, और वो जब आस्ते आस्ते बड़े हुए तो उनको स्वामी विरजानंद की शरण मिली, और स्वामी विरजानंद ने उनको कहा कि सिर्फ गुरु बनने के लिए या फिर स्वामी बनने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म देश को परिवर्तन और सोशल चेंज लाने के लिए हुआ, देश को एक सही दिशा दिखाने के लिए हुआ। तो उसके बाद दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जिंदगी भारत की सेवा और भारत की तरफ अग्रसर किया कि सोशल चेंज लाने के लिए वो अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया। 1875 में अगर देखें तो उन्होंने मुंबई में एस्टेब्लिश किया आर्य समाज। आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है ये आपके लाहौर में है, और ये बनाया गया था उसके 2 साल बाद 1877 में। तो पहले 1875 में बना आर्य समाज, उसके 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर बना आपके लाहौर में। आर्य समाज की अगर बात किया जाए तो आर्य समाज सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ आपके उत्तर प्रदेश और पंजाब के एरिया में। आर्य समाज की जो फेमस थिंग था वो था रिटर्न टू द वैदिक एज। अभी हम लोग बाद में ये जो एंशिएंट हिस्ट्री उसमें पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में, पर अभी आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए जो वैदिक एज में थे, वैदिक एज किसी भी इंसान को भगवान नहीं मानते थे, जैसे शिव भगवान हो गए या फिर सरस्वती माता हो गई, तो इसको भगवान नहीं मानते थे। वो मानते थे सूरज देव को भगवान मानते थे, हवा को भगवान मानते थे, मतलब वो नेचर गॉड को प्रेफर करते थे। और जो सोसाइटी के ये सब डिविजन्स होते वो सब अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सब जो होता है ये सब नहीं मानते थे, और वो 4 वर्णास मानते थे। 4 वर्णास यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो 4 वर्णास हम लोग के मानते थे, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों को मानते थे। ये 4 वर्ण जो हम लोग के सोसाइटी में डिवाइड हुए थे, अगर अर्ली वैदिक एज की बात की जाए तो ये इस बात पर डिवाइड होते थे कि वो क्या काम करते हैं। ब्राह्मण्स आपके पूजा पाठ करते थे,
उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय आपके लड़ाई करते थे, वैश्य आपके बिजनेस करते थे, और शूद्र आपके जो दूसरे काम होते थे, जो लोकल काम जैसे कि पॉट बनाना या फिर कुछ करना, वो सब काम करते थे शूद्र। ये काम हो गया था, आपके काम के हिसाब से डिवाइड किया जाता था। पर बाद में जब देखेंगे लेटर वैदिक एज में जाति भेद को बढ़ाया गया था, और जाति भेद से किसी लोग को ऊपर और किसी लोग दूसरे लोगों को नीचा दिखाया गया था। तो इसलिए उन्होंने बोला था वैदिक एज में जैसा नियम था उसके तरफ वापस चलो। ये सब जो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब लेटर वैदिक एज में और बाद के युगों में जो स्टार्ट हो, इसको हटाने के लिए कहा गया था स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज हर वक्त फॉलो करता था फोर फंडास। लोग अगर देखेंगे महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में जो झगड़ा होता था, तो उनके बीच में जो विवाद होता था, उसमें भी ये एक मेन फैक्टर था। महात्मा गांधी हर वक्त सोचते थे कि 4 फंडास जो हमारे हैं वो हमेशा रहना चाहिए, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये सोचते कि अगर 4 फंडास रहेंगे तो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहेगा। और महात्मा गांधी सोचते थे कि ये सच नहीं है, 4 फंडास अगर रहे तो हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारी जो सोच है, उसे जिंदा रखा जा सकता। और B.R. अम्बेडकर को लगता था कि अगर 4 फंडास रहेंगे तो हमेशा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। इसलिए पूरी जिंदगी इन दोनों के बीच एक कंपटीशन रहा, और दोनों की सोच अलग थी। अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाषा भूमिका। रिलीजियस जो कन्वर्शन होता था, जो हिंदू जाति के लोग दूसरे जाति में कन्वर्ट हो जाते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था शुद्धि मूवमेंट। वो चाहते थे हिंदी को इंडिया का नेशनल लैंग्वेज बनाना, और 1881 में उन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम था गौकर निधि। गौकर निधि की अगर 2 पार्ट देखा जाए तो गौ मतलब होता है आपका काव, और निधि मतलब होता है आपका ट्रेशर। इसका सीधा मतलब यही था कि जो हमारी गाय माता है वो हमारी ट्रेशर है, उसे हमें ध्यान से रखना होगा। इसीलिए उन्होंने पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1881 में गौ माता की रक्षा के लिए। अगर फिर 1883 में देखा जाए तो फिर वो चल बसे थे, और जैसा राजा राम मोहन रॉय के केस में हुआ था, उनके मरने के बाद 2 डिविजन्स हो गए थे। एक आपके इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर करता था, और दूसरा आपके हिंदू फिलोसफी और हिंदू जो सोच है उसको प्रेफर करता था। तो हम यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में भी देखेंगे, वही सेम चीज़ हुआ था। दयानंद सरस्वती के बारे में जो हुआ था 1883 में वो चल बसे थे, तो उनके बस 3 साल बाद ही 1886 में डिवीजन बहुत क्लियर हो गया था और इस्टेब्लिश किया गया था DAV स्कूल। ये इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में, जहाँ पर आर्य समाज का हेडक्वार्टर है, और इस्टेब्लिश किया था ओके लाला हंसराज ने। अगर उसके कंपटीशन की बात की जाए तो 1902 में इस्टेब्लिश किया था गुरुकुल यूनिवर्सिटी। गुरुकुल यूनिवर्सिटी में कम्प्लीटली हिंदू एजुकेशन चलता था, और DAV स्कूल में आपका इंग्लिश एजुकेशन चलता था। वो इस्टेब्लिश किया गया था उत्तराखंड में, और उसे इस्टेब्लिश किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। फिर हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद की बात अगर की जाए तो उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। उनके जन्मदिन को हम लोग 12 जनवरी को यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये कुछ दिन पहले हम लोग का दिन बीता था, जहाँ पर सेलिब्रेट किया था 12 जनवरी एज अ यूथ डे। उनके गुरुदेव की बात की जाए तो वो थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया था कि वो जो डिवीजन होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू मुस्लिम लोअर कास्ट अपर कास्ट, ये सब वो हटाना चाहते थे। उनका एक फेमस लाइन था जो मौत तो पथ। इसका हिंदी में मतलब यही होता है कि हर एक धर्म अपने तरीके से भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाता है, और कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, सब रास्ता अलग होता है, और वो सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचता है हम लोग को, मतलब भगवान के पास या फिर स्वर्ग के तरफ। अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था वो था आपका नरेंद्र दत्त, और
उनको सिलेक्ट किया गया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में जाके बात करने के लिए और जो हिंदू धर्म है उसको दिखाने के लिए। स्वामी विवेकानंद को जब सिलेक्ट किया गया था तब राजा अजीत सिंह ने उनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। उसके पहले उनका नाम था नरेंद्र दत्त। 1893 में वो गए थे शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियन में स्पीच देने के लिए हिंदुइज्म के ऊपर। वर्ल्ड रिलीजियन में जो भी स्पीच देने जा रहे थे, आप समझ रहे कि ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन है। जो भी धर्म के दूसरे धार्मिक गुरु थे सभी वहाँ पर गए थे और वहाँ पर काफ़ी इंटेंस डिस्कशन हुआ था। सभी धर्मगुरु कह रहे थे कि उनका धर्म सबसे अच्छा क्यों है। उनके बीच में जब स्वामी विवेकानंद गए तब ऑब्वियसली जो वहाँ पे फॉरेनर्स थे उन्होंने नहीं सोचा ये कुछ कह पाएंगे या फिर जो भी कह पाएंगे वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्वामी जी है और वो सोचते थे कि ये पढ़ाई लिखाई तो क्या नहीं होगा, ये कोई गंवार आदमी होगा और इसको इंग्लिश नहीं आएगा। पर उन्होंने सबसे पहले लाइन में अपना कहा कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब इस लाइन का मतलब समझिए। जैसे उन्होंने कहा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहले तो उन्होंने ये दिखाया कि उनको उनका लैंग्वेज आता था, इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आता था। और ये दूसरा चीज़ दिखाया कि वो वहाँ पर किसी से कंपटीशन नहीं करने आए या फिर अपने रिलीजन को ऊंचा दिखाने नहीं आए हैं। सिर्फ वो सभी को एक मैसेज देने आए हैं और सभी को वो अपने भाई और बहन जैसा प्यार करते हैं। इसके बाद पूरे ऑडियंस के बीच ताली की गूंज सुनाई दी और उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किया। ये स्पीच स्टार्ट करने के बाद 1893 में उन्होंने काफ़ी इफेक्ट किया ब्रिटिश वहाँ पर जो भी अमेरिकन थी। और अमेरिकन सोसाइटी में आप देखेंगे चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो, बैरक ओबामा हो या फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, वो जो भी हो काफ़ी इफेक्ट करते थे और उनकी स्पीच में से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी भी बनाया था, इसलिए न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी भी बनाया गया था जिसे स्वामी विवेकानंद की सोच पे बनाया गया था। 1897 में उन्होंने बंगाल में इस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मिशन। तो आप लोग को पता होगा रामकृष्ण मिशन बंगाल में कॉलेजेस चलाता है, स्कूल चलाते हैं और उनके जो भी स्कूल होते हैं और कॉलेजेस होते हैं उनमें सब A+ स्टूडेंट्स निकलते हैं। बंगाल के जितने भी A+ स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर आपके रामकृष्ण मिशन स्कूल और कॉलेजेस में से निकलते हैं। सेकेंड अगर पार्लियामेंट की बात की जाए, सेकेंड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो हुआ था पेरिस में और पहला आपके न्यूयॉर्क में हुआ था। और सेकेंड जो हुआ था आपके पेरिस में, इसमें भी 1900 में स्वामी विवेकानंद गए थे। और स्वामी उसके बाद के 2 साल बाद 1902 में वो चल बसे थे। अगर बात की जाए किताबों की तो उन्होंने 2 किताब लिखा था। पहला किताब था परिव्राजक और दूसरा किताब लिखा था उन्होंने वर्तमान भारत। कंक्लूशंस में आते हैं, अगर देखा जाए जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया के वो हमारे 18th और 19th सेंचुरी के बीच में जन्म लिए थे। अगर हम फॉरेन में भी देखेंगे और फॉरेन में ऐसे सोशल रिफॉर्म के पीरियड को रेनेसा बोला जाता है। रेनेसा में हम देखेंगे जो भी सोशल रिफॉर्मर्स जन्मे थे वो सब एक टाइम पीरियड में जन्मे थे। दुनिया में कहीं भी देखेंगे सोशल रिफॉर्मर्स जो जन्म लेते हैं वो एक टाइम पीरियड में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड को इफेक्ट करता है और उनसे इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी लोग जो है सोशल रिफॉर्म करते हैं। तो इंडिया में भी सेम है, 18th और 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा आपके सोशल रिफॉर्मर्स ने जन्म लिया था। इनके जो एक्शंस थे इनसे एक प्राइड आया था अपने कल्चर की तरफ, क्योंकि इससे पहले आप समझिए ब्रिटिशर्स सिर्फ समझाते थे इंडियंस को कि वो इंडियंस पे आके इंडियंस को सभ्य कर रहे हैं और इंडियंस की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अगर ब्रिटिश नहीं आते तो इंडियंस आगे नहीं बढ़ पाते, इंडियंस पीछे रह जाते हैं। ये सोच को सबसे पहले हटाया था इन सोशल रिफॉर्मर्स ने और भारत को जो अपने आप से एक शर्म थी, एक लज्जा थी, उस चीज़ को हटाया था इन्होंने। अगर आप बात करें कि सती रेगुलेशन फिर गौकर निधि, ब्रिटिशर्स हमेशा ये मजाक उड़ाते थे कि ये सिर्फ गाय पालना जानते हैं और गाय को रास्ते में घुमाना जानते हैं। बाद में दयानंद सरस्वती ने ये दिखाया था कि गौकर निधि से कि हमारे गाय हमारे हेरिटेज है, इन्हें प्यार से और आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब जो सारे सोशल हम लोग फॉलो करते थे ये सब को वो बुरा बोलते थे और हम लोग अपने आप को नीच सोचते थे। आप अगर देखें टीवी सीरीज बोस, उसमें दिखाया गया कि एक प्रोफेसर कैसे इंसल्ट करता है क्योंकि हम लोग ताबीज मानते, भगवान की पूजा करते ये सब के लिए। और सुभाष चंद्र बोस ने उस प्रोफेसर को काफ़ी मारा था।
ये काफ़ी साल पहले हुआ था, पर ये भी एक क्लियर तरीके से दिखाता है कि इंग्लिश कैसे इंडियंस को हर हमेशा नीचे दिखाते थे। इसमें जो सोसाइटी के डाउन टू अर्थ है, आप देखें कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स आए थे उनकी सोच तो अलग थी, और वो कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते थे। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंडियन हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर्स देखने चाहते हैं तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए। और आप अगर MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तब यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलिए अगले वीडियो पे।